अब जरा अगला प्रश्न लेते हैं, एक और दर्शक का प्रश्न जो कि अमित चौहान जी हैं, पानीपत से हैं सर। और इनका प्रश्न ये है कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के डाउन पेमेंट या फिर अन्य खर्चे करना कितना सही विकल्प है, कितना अच्छा विकल्प है, इसमें क्या डिस्कस करेंगे लोगों को सर आप एक मिनट दोबारा मुझे एक मिनट सवाल बता पाएंगे थोड़ा हाँ सा? जी, अमित जी का सवाल ये है कि पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर के डाउन पेमेंट करना या फिर घर से जुड़े दूसरे खर्चे करना, वो कितना बेटर ऑप्शन है, कितना अच्छा ऑप्शन है, या फिर इसको नहीं करना चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको उस पेमेंट उस अमाउंट को दोबारा चुकाना नहीं है। आप तो सिर्फ उसको डेफर कर रहे हैं। 30 दिन, 45 दिन, 40 दिन। मैं इस सवाल के माध्यम से सारी जनता को ये बताना चाहूंगा कि घर ही नहीं, कोई भी ऐसा अगर आप इक्विपमेंट या फिर कुछ भी आप खरीद रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी पेमेंट आपको 30 से 35 दिन के अंदर करनी ही होगी। बिल्कुल। अदरवाइज आपके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, जिंदगी में आपको कभी लोन नहीं देगी बैंक। इसलिए डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना एक मैं बिल्कुल भी एक सही स्टेप नहीं उठाता मानता हूं। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं जी। तो और गलती से अगर आप क्रेडिट कार्ड के सही समय पे अगर आपने पेमेंट्स करना अगर आप भूल गए या चूक गए, आपके ऊपर जो एक पेनल्टी जो लगेगी वो इतनी ज्यादा लगेगी कि आप उसको पेमेंट करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। एंड एट द सेम टाइम आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो और लाइफ की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जहां पे बहुत बड़ा एक राशि इन्वॉल्व होती है, वहां पे आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो अगर अगर आप बाई चांस डेडलाइन अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी बहुत पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, इसके लिए आपको पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। क्रेडिट कार्ड तो एक रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए एक चीज बनाई है सरकार, ना कि बिल्कुल। ये कि आप अपने पूरी पूरी आप बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप क्रेडिट कार्ड से अपनी पूरी डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही महत्वपूर्ण सलाह दी सर आपने। सर, एक सवाल आया था कि डाउन पेमेंट जोड़ने की प्लानिंग में किस किस तरह से हम लोग क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और कौन सी सामान्य तौर पर लोग गलतियां हैं जिनसे कि लोगों को बचना चाहिए, आपको सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, डाउन पेमेंट करते समय कुछ गलतियां और कुछ चीजें जो इंडिविजुअल्स को ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज ये कि आपको लेट से अगर पैसा मार्केट्स में लगा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि परसों अगर आपको डाउन पेमेंट करना है और तो आज आप 2 दिन पहले ही रिडेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स अपने करेक्टिव फेज में चल रहा हो। उससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10%, 14% का आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ऑलरेडी डाउन हो गए। आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग खराब हो सकती है। डाउन पेमेंट करते समय आपको अपना पैसा इतना सेफ रखना पड़ेगा कि जिस समय पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा आपके पास अवेलेबल हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डाउन पेमेंट के लिए आप पैसा पूरा इकट्ठा कर रहे हैं जी। तो आपके पास एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कम होने चाहिए। क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है उस पैसे को अक्यूमुलेट करने में, क्योंकि आपका 7-7.5% का रिटर्न आता है, फिर आपको 33% का टैक्स भी पे करना पड़ता है। क्योंकि तो आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जाएं जहां टैक्स कम से कम हो। जी। जैसे मार्केट में फॉर एग्जांपल जहां पे 12.5% ही लॉन्ग टर्म लगता है, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप काफी कुछ बच जाएंगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाउन पेमेंट इतना ज्यादा ना कर दें जी। कि वहां उससे आपके इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाए। डाउन पेमेंट और ईएमआई की जो मात्रा है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि डाउन पेमेंट करने के बाद भी आप ईएमआई जब आप दे रहे हैं उसके बाद भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब डाउन पेमेंट अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% के लेवल पर आप कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे जी। डाउन पेमेंट करते समय, और अगर आपने पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल बेस्ड प्लानिंग करी हुई है अपने घर के लिए, तो आपको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी। आपको इस तरह हिसाब से घर खरीदना चाहिए कि आप घर की ईएमआई को पे करने के लिए आप दोबारा कोई लोन ना लें, वरना आप एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां मैं काफी सारे इन्वेस्टर्स को या फिर लोग जो घर खरीदते हैं उनको मैं देख पाता हूं कि वो एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ईएमआई को पे करने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरी ईएमआई को पे करने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। वो एक गलत धारणा है, जहां से मैं इन्वेस्टर्स को मना करूंगा कि वहां उस तरीके से वो अपना लोन ट्रैप के अंदर ना पड़े। तो ये सलाह आप सभी के लिए है
कि कौन सी छोटी छोटी गलतियां आप लोग करके एक अच्छी खासी प्लानिंग को आप लोग ख़राब कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको समझदारी से काम करना है, छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है, ताकि आपका जब घर का सपना पूरा हो तो वो निश्चिंत मन से हो, वो खुशी के साथ हो। ऐसा ना हो कि अपने घर में जाने के बावजूद भी आपके चेहरे पर तनाव हो, आपके ऊपर ईएमआई का बोझ हो, आपके ऊपर कर्जे का बोझ हो। इन तमाम चीज़ों से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि अपनी प्लानिंग आप थोड़ा पहले स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपने नेक्स्ट ईयर सोचा है, आपको 1 साल और ज़्यादा समय देना पड़ जाए, 2 साल बाद आप अपना मकान लें, लेकिन जब लें तो पूरी तैयारी के साथ लें। सर, चलते चलते कोई फाइनल कमेंट आपकी तरफ से? घर खरीदना एक बहुत बड़ा सपना है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है वो भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। आप कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। जिस तरीके से एक घर खरीदने के लिए आप काफी सारे घर देखते हैं, काफी सारी लोकेलिटी देखते हैं, एरियाज देखते हैं, सिटी देखते हैं, बाजार पास में है, प्रॉपर एमिनिटीज है या नहीं, उसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा आप ही को ही जमा करना है और इस पैसे को पे आपको पूरी रिटर्न्स भी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो भी घर खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो, डाउन पेमेंट सुचारू तरीके से हो, और उसके बाद जो आपकी ईएमआईज बनेंगी, जो भी आप बैंक से जो भी लोन लेंगे, वो भी इस तरीके से हो कि आपका 100% पैसा कहीं ईएमआई के अंदर ना जाए। तो उसके लिए आपको अपना डाउन पेमेंट और ईएमआई के बीच में एक बैलेंस आउट करके रखना पड़ेगा। ठीक है सर। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी प्लानिंग डाउन पेमेंट को लेकर के हमारी जो करने में हमारे दर्शकों की जो मदद की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए, लेकिन कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि आज के प्रॉपर्टी जंक्शन से आप क्या लेकर के जा रहे हैं और किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहली बात कि जल्दी बचत शुरू करें, समय रहते बचत शुरू करें। एसआईपी, आरडी या फिर अन्य जो निवेश साधन है उसका आप उपयोग करें। आपातकालीन फंड यानी कि इमरजेंसी फंड जो है उसे सुरक्षित रखें। सभी बचत को डाउन पेमेंट पे ना लगा दें। ऐसा ना हो कल को जॉब चली गई या कोई ऐसी, ईश्वर ना करे, कोई क्राइसिस की सिचुएशन में आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं होने चाहिए। पारिवारिक सहायता पर विचार करें। अपने इधर उधर से कर्ज लेने के बजाय अगर आप परिवार से मदद लेते हैं तो फिर वो आपको बिना कर्ज के मिलता है। आपकी सहूलियत पर कभी कोई इमरजेंसी हो, आप उसे पेमेंट को डिले कर सकते हैं उनसे बातचीत करके, जो कि बैंकों के साथ कतई नहीं हो सकता है। पर्सनल लोन को रखें अंतिम विकल्प। बिल्कुल जब सारे दरवाजे बंद दिखाई दें और सब जगहों से दरवाजे खटखटाने के बाद आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब आखिरी विकल्प के तौर पर डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन को रखें, क्योंकि ऊंची ब्याज दरें यहाँ पर आपको परेशान कर सकती हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्याज जो है वो देना पड़ सकता है। डाउन पेमेंट के अलावा अन्य तमाम जो खर्चे हैं जिसके बारे में हमने हर्ष से जाना, उसको भी ध्यान में रख करके प्लानिंग करें। अतिरिक्त पैसे प्लान करके रखें ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि तमाम प्लानिंग के बावजूद आपको लगे कि आप कुछ चूक गए और जिसकी वजह से आप कर्ज के भंवर में फंस जाएं। अगले हफ्ते अब हम फिर नए विषय के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें अवश्य दें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हम किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का माध्यम है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने प्रश्न भेजें, प्रॉप लिखें, उसके बाद से अपना सवाल लिखें। सवाल लिखते समय थोड़ा डिटेल में जाएं आप। जो भी आपका प्रश्न है सहज भाषा में, आसान भाषा में हमें भेजें। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर अपने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है उसको आप भेज सकते हैं और उसके उत्तर आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। हम अगले हफ्ते लौटेंगे नए टॉपिक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई रिसर्च के साथ। तब तक आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी मंच पर। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।